अब मेरे ख्याल से ध्रुव राठी जैसे गद्दारों को, ध्रुव राठी जैसे दलालों का संज्ञान अज्ञात वीरों को लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं इतना ही कहूंगा बस, क्योंकि वो देश के और बाहर है, देश के बाहर है। और कांग्रेस के खैराती खलिहर अब जूते खा रहे हैं। पॉस्को एक्ट में अजीत अंजुम की कोर्ट में पेशी हुई तो पत्रकारों ने जब उससे पूछा कुछ तो तिल मिला क्यों गया, बौखला क्यों गया। मतलब ये बेच चुके थे इन्होंने मलेशिया की एक मुसलमान कंपनी को रुपए में, 1 रुपए में पूरा द्वीप दे डाला था कांग्रेस ने। ये खबर दर्शक पढ़ लेंगे इसको। और बाई लाइन बनी थी, आपको बाई लाइन ब्यूरो, ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ। और ये माना जाता है मनीष जी कि इसकी सही जांच हो जाए। तो मैंने कहा कि ये जो 48 लाख करोड़ या 60 लाख करोड़ नहीं, ये 242 लाख करोड़ रुपए का ये घोटाला है। कांग्रेस को बड़ी आग लगी हुई थी, करे इंग्लैंड के अखबार ने लिख दिया। तो प्रधानमंत्री से शुरू हुआ, लेके योगी आदित्यनाथ तक, वाया राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, हिंदुस्तान ने एक जूता उठाया, मारा है गार्जियन के मुंह पर भी, और मारा पाकिस्तान भिखारी के भी। उसको भी तो जरा दिखाता नहीं है। जो मेरे मुंह पे काली पुती हुई है, इसको तुम लोग खड़िया क्यों समझो? वो खड़िया नहीं है, वो कालिक ही है। और चेरी ब्लॉसम से ज्यादा चमकदार कालिक है, क्योंकि 12 साल की बच्ची का चेहरा और शरीर मार करके, उसकी पहचान के साथ खिलवाड़ करके इसने जो अपराध किया था, जघन्य अपराध किया था, उसके बाद। और साल में 5,000 के गिफ्ट आप कैसे ले सकते हैं, 5,000 के बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, वो भी मैं स्कीम लाऊंगा मेरे बस। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सोशल टिप्स वाले सेक्शन में। काफ़ी टाइम से रिएक्शन वीडियो मैं बना रहा हूँ, बीच में बंद कर दी थी, कॉपीराइट इशू आ गया था। कैपिटल टीवी की लास्ट वीडियो में कॉपीराइट आया, कोई यूट्यूब वालों की कुछ समझ नहीं आती कहानी मुझे। अब पता नहीं कैपिटल टीवी वालों ने डाला कॉपीराइट या यूट्यूब ने अपनी मर्जी से डाला है। बाकी कभी कभार इनशॉट का जैसे पेड ऐप है मेरा, मगर मैं उसका म्यूज़िक यूज़ करता हूँ। पिछली बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तो कॉपीराइट आ गया था, और जब मैंने म्यूज़िक हटा के दोबारा अपलोड करी वीडियो तो कॉपीराइट ख़त्म हो गया था। तो किसी किसी ऐप में, वीएन में भी है ये अडंगेबाजी कि उनका जैसे फ्री ऐप यूज़ करो या पेड करो तो म्यूज़िक इस्तेमाल करने पर कॉपीराइट आ जाता है क्लेम। बाकी इन शॉर्ट में तो कई बार देखा, लेकिन ये कॉपीराइट क्लेम आती है ना, थोड़ा सा गड़बड़ सी लगती है। बाकी पिछली 3 वीडियो पे इतने रिव्यू नहीं आए ना व्यूज़ आए, तो थोड़ा अफसोस तो हुआ मुझे। वीडियो तो अपनी तरह से बेहतरीन बना रहा हूँ, छोटी बड़ी 15 मिनट की भी बना रहा हूँ, 1 घंटे की भी बना रहा हूँ। कुछ लास्ट की 3-4 वीडियो पर रिव्यू नहीं आया तो दिल खट्टा सा हो गया था। कोशिश तो करता हूँ टॉपिक करंट हो या ज़्यादा पुराना ना भी हो और मुद्दे वाले हो, कंटेंट अच्छा हो। अब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ना आए तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। आज का टॉपिक मनीष ठाकुर ने जो उठाया है सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ मिलकर, चैनल का नाम है मनीष ठाकुर शो, नंबर 1 चैनल जिसे मैं मानता हूँ, राष्ट्रवादी, सनातनी, बेहतरीन, निष्पक्ष राय। थोड़े बायस रहते हैं मोदी जी की तरफ, बीजेपी की तरफ, मगर थोड़ा बहुत तो हो जाता है। मैं भी होता हूँ वॉइस, ऐसे थोड़ा पूर्वाग्रह जिसे हम कहते हैं हिंदी में। मगर कुल मिला के मुद्दे बहुत बेहतरीन उठाए हैं। एक तो इतना सनसनीखेज मुद्दा है, कांग्रेस शासन का पहला मुद्दा उठाया है। कांग्रेस शासन के काल में 2004 से लेकर 2012 तक, खासतौर पर उड़ीसा, तमिलनाडु और एक राज्य और है, उसमें जो खनन हुआ है तो उसमें सोडियम घोटाला, बीच में दोस्तों फ़ोन आ गया था, तो सोडियम घोटाला उठाया है, जिसको सतीश चंद्र मिश्रा जी तो 60 लाख करोड़ का नहीं बता रहे, बल्कि वो तो इसको बता रहे हैं 242 करोड़ का। वो किसके लिए बता रहे हैं, सारा विश्लेषण है। दूसरा, राम मंदिर मुद्दे पे जो पैरोकारी कर रहे थे इकबाल अंसारी अपने पिता के मरने के बाद, उनके बारे में ये बताया जैसे उन्हें योगी मोदी का आदमी बता के उनको नासिक में किसी मस्जिद से बाहर निकाल दिया है, धक्के दे के उनके साथ हाथापाई करिए। कुछ लोग योगी सरकार ने गिरफ्तार किए हैं, देखो क्या होता है। तीसरा मुद्दा है, अजीत अंजुम एक कोर्ट में पेश हुए हैं जिसमें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, क्योंकि इन्होंने एक नाबालिग लड़की, 11-12 साल की लड़की जिसके साथ रेप हुआ था, उसकी तस्वीर छाप दी थी अपनी पत्रकारिता के अहम में और बहम में, और इन्होंने उस नाबालिग लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी एक तरह से, उसकी शनाख्त दिखाकर और फ़ोटो छाप कर। जबकि एक प्रोटोकॉल है, ये कानून का एक रूप है कि हम किसी रेप विक्टिम की फ़ोटो नहीं छाप सकते, उसका सही नाम नहीं बता सकते, ना उसकी लोकेशन बता सकते, ना हम उसकी तस्वीर छापते। मगर इस हरामजादे ने उस जरा सी लड़की की, नाबालिग लड़की की, जिसका केस चल रहा है अभी कोर्ट में शायद,
और उसी केस के संदर्भ में वो तस्वीर छापने के आरोप में इसे 10 साल तक की सज़ा होनी चाहिए और हो जाएगी। कुछ यूट्यूबर्स ने इनसे पूछने की कोशिश की जो हिम्मती थे, तो इसने हरामजादे ने अनाप शनाप बातें करी हैं। जवाब देने के बजाय 30-32 सेकंड में ये भाग गया। इसके अलावा ध्रुव राठी एक इंटरनेशनल गद्दार है जिसको शायद अब अज्ञात वीर ही टपका कर वो शांत करेंगे, वैसे वो शांत नहीं होगा। वो भी एजेंडा चला रहा है, भारतीय सेना पे भी सवाल उठाता है, मोदी सरकार पे तो सवाल उठाता ही है। उसके अलावा मोदी, योगी और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द गार्जियन में छपी ISI एजेंट के द्वारा जो 20 आतंकवादी ख़त्म करने वाली खबर थी, उस पर तीनों ने जूता मारा एक साथ ही, पाकिस्तान के मुंह पे, द गार्जियन के मुंह पे। इस तरह की तमाम खबरों का एक बहुत अच्छा विवरण से भरा हुआ विश्लेषण है जो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मुद्दा कल उठाया था मगर वीडियो 6 बार देखनी पड़ती है दोस्तों, टाइम लगता है, तो थोड़ा सा मैंने इसको फास्ट करके 20% और इसकी स्पीड बढ़ाकर थोड़ा सा मैंने इसको छोटा करने की कोशिश की। फिर भी लंबी वीडियो है, एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको उपसंहार में मिलता हूँ। कैसे हैं आप? कांग्रेस लगातार एक एजेंडा चलाती रही और राहुल गांधी की लकीर बरी करने के लिए इसे अडानी और अंबानी के रूप में खेला गया। भारत के पूरे अर्थतंत्र को किसी भी ढंग से चोटिल कर दिया जाए, यह साजिश रची गई। लेकिन वो कांग्रेस अपने दौर के 60 लाख करोड़ के लूट का हिसाब अब तक नहीं दे पा रही है। क्या है कांग्रेस के 60 लाख करोड़ का के लूट का मामला? 24 के चुनाव से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। और अब जब राम मंदिर बन चुका हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हुआ है, दिव्य भव्य अयोध्या सज चुकी हुई है, तो उस मामले के मुख्य पैरोकार इकबाल अंसारी के खिलाफ जिहादी और सेकुलर गैंग क्यों लगे हुए हैं? इकबाल अंसारी तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे, उस जमीन के मालिकाना हक के पैरोकार थे वो। तो इकबाल अंसारी को मस्जिद में ना एंट्री करने दिया जाए, ऐसी गुंडई और उस पर सेकुलर दलालों के चुप्पी के क्या मायने हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस और उसके एजेंट क्यों उस इकबाल अंसारी को लेकर को तबाह कर देना चाहते हैं, जिस इकबाल अंसारी की पूंछ पकड़कर बाबरी मस्जिद के लिए कांग्रेस ने अपने वकील कपिल सिब्बल को खड़ा कर रखा था। यह समझना जरूरी है। और कांग्रेस के खैराती खलिहर अब जूते खा रहे हैं। पॉस्को एक्ट में अजीत अंजुम की कोर्ट में पेशी हुई तो पत्रकारों ने जब उससे पूछा कुछ तो तिल मिला क्यों गया? दूसरों से सवाल करने वाला ये खैराती कांग्रेस का एजेंट किस तरह नग्न हुआ? और क्या अब ये सब उसमें कुछ गैंग के कुछ लोग अपना स्वरूप बदल रहे हैं? ये धान गेहूं एक्सपर्ट और ये पूरा गैंग क्यों पलटी मारने की कोशिश कर रहा है? इन तमाम चीजों को समझने की हम आज कोशिश करेंगे। बहुत जरूरी है 24 के चुनाव से पहले भारत को घुन की तरह चाटने वाले इन खलिहर खैरातियों के चरित्र हो। सतीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर जब से मोदी का दौर आया है, ये लोग जो पत्रकारिता का आवरण ओढ़े हुए बेईमानों की टोली थी, जो कुछ नक्कारे जो कहा करता था कि हम जब कॉलेज में थे तो लड़कियां छेड़ते थे, तो उसके बाद हम लोग कहते थे कि छेड़ो तो छोड़ो नहीं, तो फिर उसने एक सनसनी बनाया, कहा कि सनसनी किसी को छेड़ती नहीं, छेड़ती तो छोड़ती नहीं। ये टैग लाइन था। तो समझ जाइए कि पत्रकारिता में कैसे उचक्के सड़क छाप लोग आए। मतलब वो खुल करके न्यूज रूम में बोलता था कि हम लोग अपने शहर में कॉलेज में लड़कियों को छेड़ते थे तो कहते थे छेड़ो तो छोड़ो नहीं, और उसी का टैग लाइन था, सनसनी का बनाया उसने कि किसी को छेड़ती नहीं, छेड़ती तो छोड़ती नहीं। समझ जाइए ऐसी पत्रकारिता करने वाले उचक्के अब खलिहर हो चुके हुए हैं। इन्हें इतनी तमीज नहीं है कि टेलीविजन पर किस उम्र किस लड़की को दिखाया जा सकता है, किसे नहीं दिखाया जा सकता। इन्हें इतनी तमीज नहीं होती है कि पॉस्को एक्ट के एक्यूज्ड के का जो विक्टिम है उसको भी कैसे नहीं दिखाया जा सकता, रेप पीड़िता को क्यों नहीं दिखाया जा सकता। ये बेसिक नॉलेज है, क्योंकि अब व्यक्तिगत तो नहीं लेकिन मैं जानता हूं कोर्ट के रूल हैं। एक समय था, अब तो क्या सुप्रीम कोर्ट का तो ऑन एयर लाइव होता है, एक समय था कि आप कोर्ट के अंदर कैमरे नहीं ले जा सकते, परिसर के अंदर नहीं ले जा सकते थे। लेकिन इसके कुछ इसने उचक्के कैमरामैन पाल लिए थे, वो कोर्ट रूम में घुस जाते थे। तो मैंने कई बार सवाल किया, भाई कोर्ट रूम में कैमरा लेके क्यों घुसते हो? तो ये ऊपर गया, कानून एक दिल्ली का रूल है। मतलब ये बेसिक नॉलेज जिन उचक्कों को नहीं था, वो सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के किसी नेता की पूंछ पकड़ लिया, सीधे संपादक बन गया। आज सोशल मीडिया पर सर ये खलिहर खैराती नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है। और इस उचक्के को आप देखेंगे यदि आप, तो आपको
आपको समझ में आएगा कैसे ऐसे लोग कैसे पत्रकार बन गए। जब इससे सवाल पूछा गया तो देखिए किस तरह का जवाब दे रहा है, और फिर ये लोग नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि नेता बौखला देता। देखिए इस उचक्के को। आसाराम से पैसे आसाराम के चले ये बोखलाहट बता रही है, ये बोखलाहट बता रहा है। आपको कितना पैसे मिला था? आपको कितना पैसे मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए? आपको कितना पैसे मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए? आपको कितना पैसे मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए? आपको कितना पैसा मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए? आपको कितना पैसा मिला था? सर ये जो पत्रकार होते हैं सामान्यतः कम उम्र के यूट्यूबर्स हैं। इनको ये खलियात, ये गुंडों का गैंग जो पत्रकारिता का आवरण ओढ़ा हुआ है, ये पत्रकार भी नहीं मानते सामान्यतः। ये यूट्यूबर्स हैं, ये किसी बड़े टेलीविजन चैनल के लड़के नहीं रहे होंगे। ये कम उम्र के बच्चे रहते हैं, आमतौर पर यही होते हैं। और इसने जब सवाल किया तो बौखला गया और उन छोटे छोटे जो नए न्यू कमर्स हैं उसे एजेंट बताने लगा। और उसके बाद इन लोगों ने, जो ये लोग आवरण ओढ़े हुए थे, इन सबको उन लड़कों ने, यूट्यूबर्स ने नग्न कर दिया। और ये यूट्यूबर्स कहकर उन्हें अपमानित कर रहे हैं। खुद आज यूट्यूबर्स है लेकिन यूट्यूबर्स कहकर के उन्हें अपमानित कर रहा था। सबसे पहले तो मैं मनीष जी बता दूं कि ये जो बच्चे हैं जो यूट्यूब के अपना चैनल लेके यूट्यूब पर खोले हुए हैं, छोटा बड़ा जैसा भी चला रहे हैं, ये वो प्रतिभाएं हैं जो इन जैसे दलालों की चेला नहीं बन पाई, उनकी कहीं सेटिंग नहीं हो पाई कि कहीं न्यूज चैनल में सेट हो जाए। क्योंकि वो जो आपने जो मनीष जी कहते हैं तो अकेले कभी कभी मुझको हंसी आती है कि ये चेला ट्रांसफर वाली प्रक्रिया के सदस्य नहीं बन पाए, किसी के चेला बन जाए, फिर ट्रांसफर होता रहे। इनमें दम था, इन्होंने माइक उठाया, कैमरा उठाया और निकल पड़े सड़क पे। और जो आज इन्होंने अजीत अंजुम को नंगा किया है, बड़ा ये निष्पक्ष पत्रकार बनता है, बड़ा अपने आप को बताता है कि भाई इससे पहले ना कोई पैदा हुआ था ना इसके बाद कोई पैदा हुआ, तो इसने अपने चैनल पे क्यों नहीं डाला ये घटना? ये दिखाता कि अगर ये बड़ा ईमानदार है, बड़ा और इसको निर्दोष फंसा हुआ है, उनको मतलब उन बच्चों को जो इसको घेरे हुए थे उनको आसाराम का चेला और राम रहीम का चेला एक तरह से गालियां बक रहा था, ये तो बताता कि ये इतना तिलमिला क्यों गया, इतना बिलबिला क्यों गया। अगर ये बड़ा सच्चा पत्रकार, बड़ी निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करता है तो इसके मुंह पर जो कालिक पुती हुई है उसको भी तो जरा दिखाता कि ये जो मेरे मुंह पे कालिक पुती हुई है इसको तुम लोग खड़िया क्यों समझो? वो खड़िया नहीं है, वो कालिक ही है। और चेरी ब्लॉसम से ज्यादा चमकदार कालिक है, क्योंकि 12 साल की बच्ची का चेहरा और शरीर मार करके उसकी पहचान के साथ खिलवाड़ करके इसने जो अपराध किया था, जघन्य अपराध किया था, उसके पीछे ये 500 एक्ट में ये मुजरिम है। ये 500 एक्ट का इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। इसको सजा हुई तो ये कम से कम 10 साल के लिए जेल के अंदर जाएगा। एक 11 साल की बच्ची के साथ उसका जीवन बर्बाद करने की साजिश में यह आदमी अपराधी है और इसीलिए गया था अदालत। और उन नौजवानों ने आज इसको घेर लिया। ये बड़ा ज्ञान बांटता है, तो आज इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई इस कायर की, इस कुटिल की, इस मक्कार की, ये अपने चैनल पे दिखाता कि मैंने 11 साल की बच्ची के साथ जो अपराध किया था उस जघन्य अपराध में मैं नामजद हूं और आज मैं अदालत में पेशी करने गया था तो इन बच्चों ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। तो मेरे को जब सूझा नहीं तो मैं उनको आसाराम का चेला और राम रहीम का चेला, अरे आसाराम और राम रहीम का चेले तो तुम हो, 500 एक्ट में तो नामजद तुम हो अजीत अंजुम। तो उन बच्चों को कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई, आगे उनका उज्जवल भविष्य हो। कि इस तरह के काले मुंह वालों को जरा इसकी अगली डेट भी पता करो, अगली डेट पता करो कि कब आ रहा है और अपनी अगली बार ज्यादा तैयारी से इसको घेरो। क्योंकि ये सीआर जब बड़ा ईमानदार बन के आता है, देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है, हिंदुत्व को गाली देता है, इसका खुद का चरित्र कितना काला है, इसका मुंह कितना काला है और ये नामजद अपराधी है। जब तक जैसे कहते हैं ना कि सजा ना हो जाए, तो जब तक सजा ना हो जाए तब तक अगर अपराधी नहीं, तो जब तक ये बाइज्जत बरी ना हो जाए तब तक ये नामजद अपराधी है। ये नामजद अपराधी है 500 एक्ट का और ये पूरे देश को ज्ञान देता है। वो उनका गुलाम बना हुआ, उनका पत्ता गले में पट्टा डाल के उनका पालतू बना हुआ है। वो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता उनके बल पर रोटी तोड़ रहा है, बातें बनाता है देश के प्रधानमंत्री की गाली देने की। और हिंदुत्व को जो 140 करोड़ हिंदुत्व हैं, तो आज इनको इन यूट्यूबरों ने बड़ी बुरी तरह से नंगा किया है। और आज दर्शकों को हम लोगों ने इसीलिए क्लिप दिखाई कि आज आपने देखा कि कैसा ये तिलमिलाया बिलबिलाया है। ये अक्सर बताता कि योगी कैसे गुस्सा हो गए, मोदी कैसे गुस्सा हो गए। आज तुम्हारी जो है ऊपर से लेकर नीचे तक के बाल इन बच्चों ने खड़े कर दिए। जो बड़े तुम ज्ञानी, बड़े बहादुर और निर्भीक पत्रकार बनते हो, तो आज तो चैलेंज है। मैं तो मनीष जी कहूंगा, दर्शकों के लिए कहूंगा कि आज जरा जाकर इसके ट्विटर पे इसको टैग करके कहो कि तुम्हारी जो तुम कायम नामजद हो, ये बताओ इतने घृणित अपराध में तुम नामजद हो, जहां अदालत में पेशी लगाने जाते हो। और आज इन बच्चों ने तुम्हारी नाक काट ली, इन बच्चों ने नाक काट ली कि तुम कितने निर्भीक, कितने निष्पक्ष और कितने चरित्रवान पत्रकार हो। तो ये एक नमूना आज इन बच्चों के साथ से एक नमूना सामने आया कि नरेंद्र मोदी के पीछे, नरेंद्र मोदी के जो दुश्मन बनकर पत्रकारिता कर रहे हैं, एजेंडा पत्रकारिता, सुपारी पत्रकारिता, वो उनका खुद का चरित्र कितना घिनौना और कितना घटिया है, ये आज ये वीडियो बता रहा है। बड़ा ईमानदार था तो खड़ा होता और
ये बगलाहट बता रही है, ये बगलाहट बता रहा है आपको कितना पैसे मिला था, आपको कितना पैसे मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए, आपको कितना पैसे मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए, आपको कितना पैसा मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए, आपको कितना पैसा मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए, आपको कितना मतलब कहते हैं ना कि इसकी यही औकात थी और यही सलीका था। कहते हैं ना कि औकात के मुताबिक किसी को कुछ मिलता है, इसको यही औकात है, दौड़ाया इसे। कहते हैं ना कि दौड़ा, आप अक्सर कहते हैं दौड़ा दिया जाए, लेकिन यूट्यूब नए नए पत्रकार हैं, ये माइक लेकर के निकले हैं, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल चलाते होंगे। एक बार पीछे भी इसको दौड़ाया था, आपने अच्छी बात कही कि अगली तारीख लोगों ने तय कर ली होगी, फिर इसे दौड़ाया जाए। नहीं मनीष जी, आज इन बच्चों ने कमाल किया मनीष जी। केवल 30-40 सेकंड में इसका चेहरा उन्होंने ऐसा लाल कर दिया कि मुझे बंदर का पिछवाड़ा याद आ गया। बंदर के पिछवाड़े में ज्यादा लाल होता है कि इसका चेहरा ज्यादा लाल है, ये तय करना जरा कठिन है। 30-40 सेकंड में गजब काम किया उन बच्चों ने। कैसा लोग कहते हैं मुंह काला, आज इसका चेहरा लाल कर दिया। देखे कैसा तमतमाया हुआ है। तो 30-40 सेकंड अजीत अंजुम, तुम अपनी सच नहीं झेल पाए उन अगर मनीष जी बड़ा वरिष्ठ, बड़ा अनुभवी, बड़ा परिपक्व पत्रकार है, सीना तान के खड़ा होता कि हाँ पूछो तुम्हें क्या पूछना है, जो तुम्हारे सवाल है उनका जवाब मैं तुमको दूंगा। तो कैसा भागा, जैसे गिरेकट को कहीं रेलगाड़ी में या बस में अक्सर गिरेकट नहीं कि जेब काटी चलती बस से कूद जाते हैं, चलती ट्रेन से कूद जाते हैं और भागते हैं, उस तरह से भागा ये मुंह छुपा के। और चेहरे की लाली तो मैंने बताई थी कि मतलब ये ज्यादा चेहरा इसका लाल था या बंदर का पिछवाड़ा ज्यादा लाल होता है, ये सकता है दर्शक कर ले इसकी चेहरे की तमतमाहट में लाली देख के। गजब काम किया बच्चे, वास्तव में धन्यवाद के पात्र है। बिल्कुल, और इसीलिए वही लोग ये कर सकते थे। और निश्चित रूप से देखिए कि और ऐसे उचक्कों के हाथ में पत्रकारिता थी। और जब मैं सर कहता हूं कि चेला ट्रांसफर, तो ऐसा नहीं कि मैं मजाक करता हूं, इन लोगों ने किया है। वो चापरी आपरी, इसके गर्लफ्रेंड को वो इधर ट्रांसफर, वो इसके बॉयफ्रेंड को ट्रांसफर। ये मतलब 50,000 रुपए में यदि किसी इसके चेले की सैलरी 10,000 रुपए है तो दूसरे के पास भेजेगा, उस समय आशुतोष के पास भेजेगा 20,000, फिर वहां से उठा के ले आएगा चेला को, फिर उसकी सैलरी 40,000 करवा लेगा। तो ये सब दरअसल ये सब उचक्के नहीं होते बंबई के, ये पत्रकारिता में आगे चेला ट्रांसफर का धंधा करते थे। उसके बदले वो टैक्स लेते होंगे चेला से, तेरा 10,000 हो गया सैलरी, 20,000 मैंने करवा दिया, उसका कमीशन दे देना। गर्लफ्रेंड ट्रांसफर का धंधा, ये सब इसीलिए ये सब पत्रकारिता के उचक्के हैं। और यदि सही मायने में पत्रकार होते तो बेसिक नॉलेज है सर इस चीज का कि आप एक लड़की की तस्वीर नहीं दिखाएंगे जो रेप विक्टिम है। इतनी समझ इन लोगों निर्लज्जों को नहीं, उसके चेहरे के साथ छेड़छाड़, उसकी कहानी के साथ छेड़छाड़ कर, वो तो इसको पाप, इसको पता चलेगा, ये अदालत में इसको सजा होगी। मगर मनीष जी, आज इन बच्चों की 30-40 सेकंड की जो क्लिपिंग दर्शकों ने देखी होगी, आज उन्होंने 10 साल से ये पूरे दिल्ली की मीडिया जो है उसके एक सवाल की धज्जियां उड़ा दी, उसके एक सवाल की, उसके एक आरोप की और उसके एक नंगाई की। ये जितना दिल्ली का दलाल पत्रकार है, दिल्ली का दलाल पत्रकार, अब उसमें अपनी अपनी श्रेणी कुछ समझ लेंगे। और खासकर ये सब तो यूट्यूब वाले तो बिल्कुल उसी 100% या 200% वही है। इनका मनीष जी एक सवाल है 26 मई 2014 से, मेरे ख्याल से 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण किया था, पहला वाला जो था। बिल्कुल 26 मई 2014 से इनको लगातार मिर्गी का एक दौरा लगातार पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी इंटरव्यू क्यों नहीं देते? इंटरव्यू तो कम से कम 300-400 इंटरव्यू दे चुके होंगे अगर आप देश विदेश से गौर करिए। लेकिन ये इनके आग लगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? अरे इस देश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो तुमको इतनी आग लगी हुई है कि 2014 से 2024 आ गया, तुमको मिर्गी आती रहती है। जब देखो जैसे ही सवाल मिर्गी आती है और तुम 40 सेकंड उन बच्चों का सामना नहीं कर सके। वो जो आए थे केवल तुमसे यह पूछने कि तुम कौन से कुकर में आज अदालत आयो, तो खुद तो बस इतना ही तो सवाल था उन यूट्यूबर्स, उन पत्रकारों का कि तुम ये बताओ कि भाई बताओगे ना कोर्ट से बाहर निकल के कि क्यों तुम्हारी पेशी हुई, इसी पे बौखला गया। तो वही तो बता रहा हूँ कि खुद अजीत अंजुम 30-40 सेकंड एक उन बच्चों का, जो बच्चों के पत्रकारिता के बच्चे ही होंगे, उनकी आवाज से लग रहा है, उनका तुम 40 सेकंड सामना नहीं कर सके। और जो 300 इंटरव्यू पूरे दुनिया के मीडिया संस्थानों को दे चुका, उस प्रधानमंत्री का तुमको मिर्गी आती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता? अरे तुम्हारी भी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस सड़क पे 40 सेकंड की थी और तुम कैसा भागे हो, कैसा तुम्हारा चेहरा लाल हुआ है, ये देख लिया तो कैसे तुम लोग नौटंकीबाज, एजेंडाबाज और वो छोटा पैजामा बड़ा कुर्ता गैंग के पट्टा डाले हुए फालतू हो तुम। और इन पालतुओं को देख लीजिए कि किस तरह से लगातार एजेंडा चलाते हैं देश के खिलाफ। लेकिन अब कुछ खलिहर तो अपने आप में ये देख रहा है, मैं देख रहा हूं धान गेहूं विशेषज्ञ जो है, अब हो सकता है कि फंसा हुआ है वो न्यूज क्लिक के दलाली में, तो उसने अपना रंग बदलने की कोशिश की है। ये सब रंग भी नहीं बदल पा रहे हैं और ये नित्य नए नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ये चेला ट्रांसफर का धंधा अभी भी खत्म नहीं हो रहा। ये देखिए कि जैसे कि इस एजेंडे को इन सबके समझना पड़ेगा कि इस जेल तो इसका सर जेल जाना तो तय है, इसे कोई नहीं बचा पाएगा, इसका जेल जाना तो तय है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिए कि ये ध्रुव राठी को लेकर के रवीश कुमार आया, अपने
स्टूडियो में बुलाया, अब तो पारा ने अपना स्टूडियो भी बना लिया है। ये सब मार्केटिंग में लग गए हैं उस चिरकुट को जो जर्मनी की नागरिकता जिसने ले ली, जिसकी पत्नी वहां की है, और उसके माध्यम से भारत को बदनाम करने का एक इंटरनेशनल दलालबाजी करने का धंधा इन खैरातियों ने शुरू कर दिया है। नहीं, उसका तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अब वो अपने पैजामे बाहर जा रहा है। फिलहाल वो दलाली केजरीवाल की करता था, लेकिन अब वो इंटरनेशनल दलाल हो रहा है। वो सीधे देश के प्रधानमंत्री पे अटैक कर रहा है। वो देश की सेना, देश की सरकार कर रहा है, देश की सेना, देश की सरकार कर रहा है। तो अब मेरे ख्याल से ध्रुव राठी जैसे गद्दारों को, ध्रुव राठी जैसे दलालों का संज्ञान अज्ञात वीरों को लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं इतना ही कहूंगा बस, क्योंकि वो देश के बाहर है, देश के बाहर है वो। अब तो अच्छी बात यह है कि अज्ञात वीर को लेकर के आज तो योगी आदित्यनाथ ने मंच पे पीएम के सामने कह दिया है। मैंने एक छोटा सा वीडियो विश्लेषण भी किया कि उन्होंने कह दिया कि गार्डियन के सोर्स के मुताबिक ऐसा कुछ हुआ है। तो इसका मतलब समझिए, प्रधानमंत्री वहां बैठे हुए थे तो समझ जाइए कि आपके अज्ञात वीर क्या कुछ कर रहे हैं। नहीं मनीष जी, हम लोग आज विषय कुछ और है, लेकिन आपको छेड़ दिया तो दर्शकों से भी बता दूं कि जैसे प्रधानमंत्री ने तो कल ही शुरू में कह दिया था कि घर में घुसकर मारेंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट कर दिया, कोई इधर उधर की बातें नहीं की। उन्होंने कहा अगर आतंकवादी है और देश का दुश्मन है, भारत का दुश्मन है, उसने आतंकवाद भारत के खिलाफ किया है, तो फिर उसको घर में घुस के मारेंगे। तो ये रक्षा मंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है राजनाथ सिंह के बयान के बाद, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कुछ अगर मगर किंतु परंतु नहीं किया, बिल्कुल सीधा कहा कि अब उन्होंने क्या छापा है वो तो उनके पास क्या सबूत है उससे मेरा लेना देना नहीं, लेकिन हाँ अगर हमारा आतंकवादी हमारे देश में घुस के करता है तो उसको घुसकर मारेंगे। तो राजनाथ सिंह ने कहा, और आज योगी ये बता रहे हैं मनीष जी कि आज योगी जी ने कहा। तो पूरा ये समझिए कि जो पाकिस्तान पूरी रचना बना के गया था, यहाँ के खैराती कांग्रेस को बड़ी आग लगी हुई थी। करे वो इंग्लैंड के अखबार ने लिख दिया। तो प्रधानमंत्री से शुरू हुआ लेके योगी आदित्यनाथ तक वाया राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, हिंदुस्तान ने एक जूता उठाया, मारा है गार्जियन के मुंह पर भी और मारा पाकिस्तान भिखारी के भी कि तुम ये जो कहानियां छपवा रहे हो इससे हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना। और मुझको तो लगता है मनीष जी ऐसा ना हो कि क्योंकि अब ज्यादा नाटक कर दिया नौटंकी पाकिस्तान ने गार्जियन से, तो अगले आने वाले 10-5 दिन में अज्ञात वीर फिर कोई कारनामा कर दें, बड़ा कारनामा कर दें। तो वो भी क्योंकि अज्ञात वीर लगातार इस तरह की हरकतों पे जवाब वो देते हैं, तो वो कारनामा पाकिस्तान में होगा कि कनाडा में होगा कि इंग्लैंड में होगा, कहाँ होगा ये पता चल जाएगा। मुझको लगता है 10-15 दिन के अंदर जवाब वो भी अपनी तरफ से दे देंगे। नहीं, मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा लग रहा था जब योगी बोल रहे थे कि अब गार्डियन को तो अपना सोर्स होगा, उसका सोर्स ठीक ही होगा, लेकिन वो पाकिस्तान में आतंकवादी घुस के मारे जा रहे हैं और वहां पर पीएम बगल में बैठे हुए हैं। और उसके बाद उठ करके प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ की भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब जो आमतौर पे कह रहे हैं, और आमतौर पे प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ किसी का नाम नहीं जोड़ते, वो कहते हैं मोदी और योगी जी के कारनामे। वो बार बार बता रहे थे कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश से माफियाओं को साफ कर दिया है, तो इंडिकेट उन्होंने दे दिया कि वो योगी जी यूपी में कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी इंटरनेशनल है, तो हम अपने अज्ञात वीरों से वो काम करवा रहे हैं। तो आज हो गया। मनीष जी अपने शो से कहना शुरू हुआ था और मेरे ख्याल से अब लोग कहने लगे हैं, और अभी पूरी दुनिया कहेगी। मैं कहता हूं ना कि बड़ा रंगबाज प्रधानमंत्री है, और भारत की रंगबाजी पूरे दुनिया पे इस समय अगर चल रही है तो रंगबाज प्रधानमंत्री की वजह से चल रही है। रंगबाजी से काम हो रहा है, यहाँ सफाई और माफिया वाला काम नहीं है। कह रहे इंग्लैंड के अखबार में छप गया तो हम सफाई देने लगे। वो सफाई देने का काम हमारे यहाँ के अफसरों ने कर दिया विदेश मंत्रालय कि तुम अपना काम समझो, बाकी नेता जो है उन्होंने वो जवाब दे रहे कि अगर करोगे तो घुस के मारेंगे। अभी तो मारा गया, अभी और मारेंगे। बिल्कुल, देखिए और बदला हुआ भारत अब क्या कुछ फर्क है। और बता दूं मनीष जी कि ये जो प्रधानमंत्री फिर रक्षा मंत्री और उसके बाद योगी आदित्यनाथ, इनका जवाब ये बता रहा है कि निश्चित तौर पे 10-15 दिन के अंदर अज्ञात वीर कोई बड़ा विकेट गिराने वाले हैं पक्का। अब देखिए अगली विकेट कौन होता है। और हम लोगों ने लगातार अज्ञात वीरों के लिए, अब तो सर अज्ञात वीर जो हम लोगों ने चलाया था शब्द, वो अब पूरी चर्चा में है। अब हर जगह अज्ञात वीर ही कहा जा रहा है। फर्क कितना पड़ा, ऋतिक चटर्जी लिख रहे हैं कि मनीष भैया गुरुजी प्रणाम, जय श्री राम। आज बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला किया शांति दूतों ने, मगर एनआईए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके ले गई है। 2 अधिकारी भी घायल हुए। मतलब ये जो बंगाल में होता था ना कि ईडी के अधिकारियों को पिटाई कर दी, घेर लिया, तो अब पूरी तरह से सरकार मूड में है। एनआईए के अधिकारी के पास पुलिस वाला चीज नहीं, लेकिन क्योंकि वो एनआईए के अधिकारी ज्यादातर आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उसमें, तो इन लोगों ने अब मोर्चा संभाल लिया। एनआईए तो कई और मामले में मोर्चा संभालेगी। बंगाल का ये मामला एक बड़ा मैसेज दे रहा है। नहीं, मैं ऋतिक चटर्जी जी से कहना चाहूंगा कि ये प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों के दौरान जरूरत से ज्यादा क्षमा प्रवृत्ति दिखाई, क्षमा करने की, दया करने की। अन्यथा देश की सरकार अगर चाह जाए तो मतलब कुछ घंटों का काम है, कुछ घंटों का। तो अब मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री उस मूड में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल देख लिया कि ये कुत्ते की दुम ऐसे सीधी होगी नहीं, कुत्ते ये दुम काटनी ही पड़ेगी। तो अब वो कटैया शुरू हुई है। 2024 के बाद बहुत बड़ा अभियान चलेगा इस तरह की जो टेढ़ी वाली दुमें हैं इनके काटने का। सर इसी से जुड़ा हुआ है कि ये बेईमानों की टोली जो है, जिस पर अब लठ बरस रहा है, चाहे एनआईए के माध्यम से हो, पॉस्को एक्ट में फंसे हुए
ये देश विरोधी खैराती पत्रकारों का गैंग हो, ये सब बड़ी कूदते थे राम मंदिर को लेकर के कि सेकुलरिज्म प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपना कपिल सिब्बल को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का वकील बनाई हुई थी। सिब्बल सालों तक इसका वकील रहा। 2019 के चुनाव में नैरेटिव बदल रहा था तो सिब्बल जो है बैकफुट पे आ गया। ये सिब्बल ही था जिसने साजिश करी कि 2019 के चुनाव से पहले राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ना हो, और उसमें सफल भी हो गया। 4 जजों के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर होने के बाद उन्होंने कहा कि ये कोर्ट फिक्सर के रूप में हमारे घर आया था, हमने इसको भगा दिया। मतलब कहने के बाद जिस आदमी का वकील था सिब्बल, जो राम जन्मभूमि मामले का पैरोकार था, आज भारत द्रोही जितने ये जिहादी गैंग है, ये सेकुलरों का जो इकोसिस्टम है, उस सबके सब बौखला गए हैं। और मस्जिद के अंदर जो राम जन्मभूमि परिसर का मस्जिद है, उसके अंदर इकबाल अंसारी की पिटाई कर दी, नमाज नहीं पढ़ने दिया। ये देखिए, कुछ चुनिंदा लोग ही वहां होते हैं और पुलिस को लगाना पड़ा। इसके बाद भी पाया गया कि इकबाल अंसारी को लोगों ने धक्के मार करके ये कहा कि तुम योगी मोदी से जुड़े हुए हो, हम तुम्हें यहां नमाज नहीं पढ़ने देंगे। जिस इकबाल अंसारी को इस्तेमाल करके ये सब राम जन्मभूमि मामले पर इतना बड़ा खेल कर रहे थे, ये षड्यंत्र आपको क्या नजर आ रहा है? इतनी नफरत इकबाल अंसारी से और इकबाल अंसारी को जान देने की कोशिश। देखिए मनीष जी, ये इनके 70 साल के एजेंडे, 75 साल के एजेंडे की धज्जियां हो रही हैं। इकबाल वाया इकबाल अंसारी, इसके वजह से इकबाल अंसारी से व्यक्तिगत इनका कोई लेना देना नहीं है। ये जानबूझकर इनकी तिलमिलाहट इकबाल अंसारी पर है, क्योंकि इकबाल अंसारी जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या गए थे, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उस दिन वो पुष्प वर्षा करते हुए भी लोगों ने देखा होगा। तो असल में इकबाल अंसारी इनकी सारी कलई खोल देता है, और इकबाल अंसारी की कहानी के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। इकबाल अंसारी का तो मनीष जी कोई लेना देना नहीं था। इकबाल अंसारी के पिताजी जो थे हाशिम अंसारी, वो इसके पैरोकार थे। बाबरी मस्जिद वाला मुकदमा लड़ रहे थे, 2 आदमी थे, हाशिम अंसारी और हाजी महबूब। तो अब बताता हूँ कि इनकी साजिश क्या है। तो हाजी महबूब ने तो मनीष जी, मैंने दोनों का इंटरव्यू किया, दोनों से मैं अयोध्या में मिला हूँ 98 और 2000 में 2 बार मैं मिला हूँ। तो हाशिम अंसारी ने तो कोई ज्यादा कोई खुलकर नहीं बोला था। हाशिम अंसारी ने जो कुछ कहा था वो उस समय आंखें खोलने वाला था। तो आपको ताजुब होगा कि हाशिम अंसारी ने जो आज भी नृत्य गोपाल दास है, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी और कहा था कि वो जो बाबा रामचंद्र परमहंस थे, खैर उनके साथ खैर हम और वो एक ही रिक्शे में बैठ के हम लोग जाते थे अक्सर, जिस दिन पेशी होती थी इस मुकदमे की, तो कोई कटुता नहीं थी। वो हाजी महबूब था, वो थोड़ा जहरीला टाइप था। तो उसने तो मुझसे खुलकर कहा था कि मैं कांग्रेस की नेतागिरी करता था, मैं कांग्रेस का नेता हूं और मुझे तो मैं पार्टी की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये उस आदमी ने उस समय कहा था 98 में। तो ये जो मुकदमेबाजी चली और इतनी लंबी चली, इन्हीं लोगों की, इन सेकुलर दलों की, तथा कथित सेकुलर दलों की, हिंदू विरोधी दलों की, ये जबरदस्ती इन्होंने इतना दबाव बना दिया था कि वो मुकदमेबाजी हो रही थी और उसको फैसला आने के बाद उस दबाव से हटे। तो इकबाल अंसारी खुलकर सच बोल रहे हैं जो उनके दिल में है, तो वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि इनके पूरे इकबाल अंसारी को आप अयोध्या का एक आम मुसलमान मत समझिए। इकबाल अंसारी का बोलना, क्योंकि वो आदमी पैरोकार था और बहुत हंस के स्वीकार किया है, तो इकबाल अंसारी जो कुछ करते हैं, जो इकबाल अंसारी के जो कुछ आचरण है, उसका असर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये उस आदमी को टारगेट करके उसको खलनायक बना देना चाहते हैं, क्योंकि अब वो मंदिर के पक्ष में खुलकर बोलता है, मोदी के पक्ष में बोलता है, योगी के पक्ष में बोलता है। तो इनके पूरे एजेंडे की धज्जियां उड़, इस वजह से हाशिम अंसारी को इन्होंने निशाना बनाया। तो मेरी तो एक अनुरोध भी है और मांग भी है, और मेरे ख्याल से वो अब तक उस पर कार्रवाई हो चुकी होगी कि योगी बाबा जिन्होंने ये हमला किया है, तो उन पर जरा उसी तरह से पेश आए जैसे वो अपराधियों से पेश आते हैं, और हाशिम अंसारी को सुरक्षा भी प्रदान करें, क्योंकि ये अब ये कुछ भयानक रूप चुनाव के दौरान ये लोग करेंगे। इन्होंने इस तरह आज ये पानी इन्होंने टेस्ट किया है, तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ा कारनामा कर डालें। उससे पहले हाशिम इकबाल अंसारी को सुरक्षा भी दें, और वो जो पकड़े गए लफंगे, उनको जो है उनको बुलडोजर चल जाए उनके घर पे, तो ज्यादा बेहतर है, ताकि आगे वालों को समझ में आ जाए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि योगी यूं ही हल्के में लेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम, चूंकि उनको टारगेट इसीलिए किया गया कि बहुत योगी करता है। मतलब जिस योगी के कारण, जिस मोदी के कारण इनके दाल रोटी चल रहे हैं। कांग्रेस के काल में तो सर, आज प्रधानमंत्री ने तो, हम लोग कल मैनिफेस्टो पे चर्चा कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री ने तो ये कह दिया कि ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये बेसिकली मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। और ठीक है, कमाल की बात यह है कि पीएम ने एकदम से लगातार, जो हम लोग कल इसकी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एनडीए अलायंस का ये पूरा घोषणा पत्र है, ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूं कि जिस प्रधानमंत्री के काल में इन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, ये जो लोग इकबाल अंसारी पर हमला कर रहे थे,
उनकी तो दाल रोटी आज चल रही है। इससे पहले तो कुछ मस्जिद के मौलानाओं की सैलरी बढ़ जाया करती थी, इमामों की, मस्जिद के इमामों की, और मदरसा के कुछ शिक्षकों की सैलरी बढ़ जाया करती थी। आम मुसलमानों की गली उतने ही गंदे होते थे। जो नरसिम्हा राव ने कहा था कि जो नाली में रहना चाहते हो उसे निकालना क्यों चाहते हो, आज प्रधानमंत्री ने खुल करके क्या कहा, एक बार उसको जरा सुनते तब इसे समझते कि फिर इस बदले दौर में, जब मैं अपने घर में आए हुए कारपेंटर से बात करता हूं, किसी ऐसे मुस्लिम समाज से बात करता हूं, तो कहते हैं कि इस काल में हमें गैस का सिलेंडर मिला, जिसको 2 शादी है उसकी 2-2 मिले, घर मिला, तमाम सुविधाएं मिली, फिर भी इतना नफरत क्यों है? और क्यों प्रधानमंत्री को कहना पड़ा है कि कांग्रेस का ये जो पूरा मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस सर, पीएम जो ये बात कह रहे हैं उसका तारतम्य क्या ये है कि जिस तरह के लोग मुस्लिम लीग में, जो लोग वोटिंग कर रहे थे मुस्लिम लीग के, वो रह गए यहीं पर। वो दिखते तो हैं, इनका नफरत इकबाल अंसारी से यदि जोड़े तो इसलिए कि मोदी और योगी की तारीफ करता है। आज यदि इनके घर में अनाज ढंग से जी पा रहे हैं, इनके घर में तमाम सुविधाएं हैं, तो इसी युग में, कांग्रेस के काल में तो आम मुसलमानों को कभी फायदा ही नहीं हुआ। तो क्या ये मुस्लिम लीगी जो मानसिकता है उसी को ये जिंदा रखना चाह रहे हैं? उनको ये वर्ग जो है इसको इसीलिए मोदी और योगी पसंद नहीं है? नहीं मनीष जी, आज की थोड़ी इनकी शुरू की कहानी है कांग्रेस की। जिन्ना कहाँ से पैदा हुआ था? जिन्ना कांग्रेस की तो देन था। ये दुनिया भर की कहानी बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि जिन्ना को कांग्रेस में नेता बनाने वाला और उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाला तो कांग्रेस ही थी। उसके बाद वो मुस्लिम लीग में गया है, तो मेरे ख्याल से नेहरू के साथ सेटिंग करके वो गया था। तो किस तरह से शेख अब्दुल्ला के, केवल शेख अब्दुल्ला से अपनी दोस्ती के कारण, या कोई और गुप्त रिश्ता कह सकते हैं जिसको अक्सर हम लोग कहते हैं कि कभी देखिए फोटो मिला के देखिए शेख अब्दुल्ला गंजे नेहरू की, अगर नेहरू की बिना टोपी की फोटो शेख अब्दुल्ला की रख लीजिए तो बहुत कुछ दोनों की फोटोएं कहती हैं। तो वो कौन सा रिश्ता था, कौन सा संबंध थे, वो तो नेहरू जानते होंगे। शेख अब्दुल्ला तो केवल एक शेख अब्दुल्ला के लिए, मुस्लिम परस्ती के लिए इसने कश्मीर दे दिया, पाकिस्तान दे दिया जिन्ना का। तो ये तो सन 47 की कहानी है जो अभी 2024 तक चल रही है। तो बिल्कुल इसका नया अध्याय जो अभी इसके घोषणा पत्र के रूप में आया वो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अन्यथा मनीष जी कहा तो उन्होंने बिल्कुल सही। जरा उन बातों का कोई जवाब है कांग्रेस के पास? इन्होंने क्या कहा जो घोषणा पत्र की बात हो रही है कि 370 हटा देंगे, 3 तलाक हम बहाल कर देंगे, कश्मीर को फिर से 300 राज्य का दर्जा देके, और वो जो 370 हटाएगी उसको हम बहाल कर देंगे, सीएए नहीं लागू करेंगे। ये किसकी मांगे? सारी वो पीएफआई की मांगे थी। वो प्रतिबंधित इस्लामी कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादी संगठन, ये पीएफआई की मांगे अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ऐलान कर रही है कि हम उसकी सारी मांगे पूरी कर देंगे। तो ये तो मुस्लिम लीग से भी आगे निकल गए, ये तो पीएफआई की मांगे कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा, बल्कि कुछ थोड़ा हल्का कर दिया उसको। मुस्लिम लीग नहीं, ये पीएफआई की ब्रांच है वही कांग्रेस। और वो तो अभी केरल में अभी इस समय पीएफआई के समर्थन और सहयोग से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहा है। वो तो बाकायदे एसडीपीआई जो उसकी राजनीतिक शाखा है उसने तो बाकायदे घोषणा करी है कि हम राहुल गांधी को समर्थन देंगे वायनाड में, पूरे केरल में कांग्रेस का समर्थन करेंगे। वो एसडीपीआई जो आतंकवादी संगठन पीएफआई की ब्रांच है। बिल्कुल, और यही चौंकाने वाली बात है कि उस आतंकी संगठन के साथ कांग्रेस खड़ी है जिस कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के माध्यम से इस देश का विभाजन कराया। लेकिन ये इसकी कालिक आज मैं विश्लेषण इस रूप में भी कर रहा था, हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे। कल भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि इसके पूरे मैनिफेस्टो में कितना बड़ा देश के खिलाफ षड्यंत्र है। आज मैं देख रहा था मैनिफेस्टो पूरा सुन रहा था, ये तारीफ कर रहे थे जगजीवन राम का, ये तारीफ कर रहे थे जगजीवन राम का जिसको अपमानित किया, मतलब दलितों के वोट के लिए। इन्होंने सीताराम केसरी का क्या हाल किया, इनने ये भारत के अर्थतंत्र को समझा रहे कि मोदी ने पूरे अर्थतंत्र को खराब कर दिया। अब आप सर कह रहे कि 60 लाख करोड़ का हिसाब कांग्रेस कब देगी? ये पिछले दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिसने अडानी अंबानी इतना किया, जिस कांग्रेस ने खुद अपना ही अखबार निगल लिया नेशनल हेराल्ड से, उसके 60 लाख करोड़ का खेल क्या है सर? हाँ मनीष जी, वो कांग्रेस से उसका जवाब मांगा जाना चाहिए, क्योंकि ये करीब 2012 में मनीष जी एक रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई अखबार में, और वो उस रिपोर्ट का आधार क्या था वो मैं अभी बताऊंगा।
तो पता चला कि हमारे भारत के जो समुद्र तट है उसमें खासकर केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु इनके रेत में जो है वो थोरियम पाया जाता है। और उस थोरियम की कीमत जो है वो करीब करीब 60 लाख करोड़ थी, जो अनुमान लगाया गया था। और उसका जो कारण था वो कि वहां से रेत के खनन के लिए जो अनुमति दी जाती थी, तो 2006 में वो अनुमति दे दी गई। 2004 से 2012 तक 8 साल तक वो अनुमति रही। और उसपे उन्होंने जो वहां की रेत है, इन तीन राज्यों के जो समुद्री तट है, वो मोनाजाइट करके एक मनी जी वहां पदार्थ पाया जाता है और उस मोनाजाइट पदार्थ में थोरियम पाया जाता है। अब जरा दर्शक ये समझे कि उस थोरियम की कीमत क्या, फिर आगे कहानी बताता हूँ। कि 48 लाख करोड़ का जो उस समय 2012 48 लाख करोड़ रुपए जो अनुमान लगाया गया था, आज अगर उसकी करिएगा तो बहुत आगे चला जाएगा मामला। कि 48 लाख करोड़ की हानि का अनुमान इसलिए लगाया गया था क्योंकि उस समय जो हाँ, पहले खबर दिखा दीजिए मनीष जी, ताकि दर्शकों को हो जाए। ये हम लोग हवा की बातें नहीं कर रहे, ये केवल हेडिंग पढ़ा दीजिए, बाकी मैं समझाता हूँ कि व्हाट हैपेंड टू द 60 लाख करोड़ थोरियम स्कैम। हाँ, वो 60 लाख करोड़ क्यों लिखा जा रहा है अभी बताता हूँ। ये 60 लाख करोड़ भी कम है मनीष जी, उसकी रकम वो इतनी बड़ी लूट कांग्रेस ने करवाई थी, देशघाती लूट करवाई थी। और वो खबर बिल्कुल गायब हो गई थी, वो खबर गायब हो गई थी। वो खबर छपी क्यों थी ये भी बताऊंगा अभी। और वो गायब कैसे हो गई, तो ये तो कांग्रेसियों को तो इसका महारत हासिल है कि लगभग एक दशक पहले भारतीय प्रेस में एक खबर छपी थी कि दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में थोरियम के अवैध खनन और गुप्त निर्यात से जुड़ा एक बड़ा घोटाला हो रहा था। फिर दो चीजें हुई, एक कहानी बिना किसी की जांच के जल्दी ही खत्म हो गई। वो घोटाला 60 लाख करोड़ रुपए का था। ये ट्वीट पड़ा है मेरे पास, खबर मैंने पूरी ट्वीट की, दर्शक उसको ट्विटर पे जाके पढ़। ये मनीष, ये तो अलग कहानी, इसको अभी बताता हूँ। ये इसी पाप के साथ एक दूसरा पाप है, ये अलग याद दिलाता हूँ। तो पहले तो 48 लाख करोड़ क्या था, तो मनीष जी उस समय वो जो मोनाजाइट होता था जिसमें थोरियम मिलता था, उसके खनन की अनुमति केवल हिंदुस्तान की जो भारत सरकार का उपक्रम था IREL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, केवल वो करता था। और वो भारत सरकार के ही जो परमाणु से संबंधित संस्थाएं थी उनको वो बेचता था। और उसका जो रेट था वो $1000 पर केजी के हिसाब से वो देता था। ये उस समय तो केवल सरकार का ही उपक्रम होता था और सरकार का ही उपक्रम सरकार को देता था। लेकिन ये तो क्योंकि इंटरनल मैटर था इसलिए इस रेट से वो बेचता था। और उसके उस समय इंटरनेशनल मार्केट जो थी, अमेरिका के US विभाग में उसका जो उनका जियोलॉजिकल सर्वे था, वो इसकी रकम तय करता था। वो उसमें जो मनीष जी अमेरिका उस समय जो उसका एक्सपोर्ट करता था, वो उसके रेट दर्शक सुन लेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि कितनी बड़ी वो थी। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये जो 60 लाख करोड़ भी हल्का था। कि अमेरिका ने जब उसको 2010 में, हाँ 2010 में जिस समय उसने एक्सपोर्ट किया था, तो उसने मनीष जी जो लिया था वो करीब करीब $440 प्रति किलो, $440 पर केजी। अब आप समझिए कितना कीमती था थोरियम, वो परमाणु ऊर्जा के लिए उसका उपयोग होता है। तो ये 1998 में इसके एक्सकैवेशन की अनुमति दी गई। अटल जी की सरकार थी, लेकिन वो IREL ही करता था, वो भारत सरकार की कंपनी थी। और वो उसमें से मोनजाइट निकाल के, थोरियम निकाल के जितना कर पाती थी करके देती थी। 2004 में इसको खोल दिया जैसे ही सरदार जी की सरकार आई, UPA की सरकार ने, और प्राइवेट ठेकेदारों को देना शुरू किया। और 2004 से 2008 तक 2012 तक ये काम चलता रहा, 8 साल। और 8 साल बाद मनीष जी एक रिपोर्ट आई, वो मैं जरा पढ़ दूं कि उसके बाद ये पूरा खेल खुलता है। याद रखिएगा रेट, कि अमेरिका जो है उस समय $440 पर केजी के रेट से थोरियम बेचता था। ये दूसरा आरोप परमाणु विभाग के परमाणु खनिज और अनुसंधान परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय AMDER की 2 रिपोर्टों के बीच विसंगति से उत्पन्न हुआ। 2012 में लोकसभा में पढ़ी गई रिपोर्ट में MDER ने कहा कि भारत के समुद्र तटों पर 10.7 टन मोनजाइट था, जबकि 2002 में तैयार की गई ऐसी ही एक रिपोर्ट में MDER ने ही 12.8 टन खनिज मौजूद होने का दावा किया था। इससे पता चलता था कि बीच की अवधि में 2.1 टन मोनाजाइट या लगभग 2,45,000 टन थोरियम गायब हो गया था। 2,35,000 थोरियम कहाँ गया? 2,35,000 टन। और उसकी कीमत अगर आप निकालिए तो कहाँ पहुंचेगी? तो 48 लाख करोड़ यहाँ भारतीय रेट से उसकी आकी गई थी, और अमेरिका के हिसाब से तो चली जाएगी, बहुत आगे चली जाएगी। मैं क्या बोलूं उसको, वो करोड़ों करोड़ टन में प्रति क्या कहूँगे 48 लाख करोड़ नहीं, वो करोड़ करोड़ लाख हो जाएगी, इस तरह की उसमें जाएगी वो। तो ये जो 60 लाख करोड़ का, ये 2006 से 4 से 2012 8 साल के लिए ये प्राइवेट ठेकेदारों को दिया गया। और सबसे खास बात मनीष जी, कि जिन लोगों को ये ठेका दिया गया था रेत के खनन का, इन तीनों राज्यों में, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु में, इन कंपनियों के नाम कभी बताए नहीं कांग्रेस ने, कभी नहीं बताए।
और उसमें जो आरोप लगा था, जो सबसे बड़ा ठेका था वो यूएई की एक कंपनी का था, जो वो वहां से रेत के जरिए थोरियम जाता था यूएई, और वहां से वो थोरियम चाइना पहुंचता था। ये था पूरा खेल। तो 48 लाख करोड़ या 60 लाख करोड़ या फिर अमेरिका के रेट से और ज्यादा, तो ये इसका हिसाब किताब कांग्रेस कब देगी? क्योंकि ये तो अभी आपने जो आपको खबर दिखाई 2014 में छपी थी कि इसको इंडियन प्रेस ने गायब कर दिया। ना ये पाड़ा ने कभी उसका पीछे पड़ा, ना ये जलील अंजुम कभी पीछे पड़ा, ना वो विचार शर्मा कभी पीछे पड़ा, और दिल्ली के दलाल भूल गए कि ऐसी कोई खबर थी और सब खा पी कर बराबर कर दिया। तो अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब बड़े फैसले होंगे तो इसीलिए आज ट्रिब्यूनल को लेकर आए हैं। ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ, और ये माना जाता है मनीष जी कि इसकी सही जांच हो जाए। तो मैंने कहा कि ये जो 48 लाख करोड़ या 60 लाख करोड़ नहीं, ये 242 लाख करोड़ रुपए का ये घोटाला, 40 लाख करोड़ का। और ये कितना बड़ा, इससे आप समझिए कि ये पहले जाता था यूएई, क्योंकि अरब के ठेकेदार थे जो रेत का खनन करते थे, और यूएई से फिर चीन। तो एक तो देश की 242 लाख करोड़ रुपए अगर वो देश को मिले होते तो आज हम कहाँ खड़े होते। और सबसे खास बात वो थोरियम हमारे दुश्मन के पास पहुंचा, कहीं बाजार में नहीं पहुंचा। तो इससे ज्यादा बड़ा पाप, जघन्य पाप, कांग्रेस का मुंह बिल्कुल काला कर देगा। और हम लोगों ने आज इसीलिए जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी को एक बार याद दिलाई जाए कि जरा इस पाप का पन्ना भी कांग्रेस के खोलिए। इसके तो सारे दस्तावेज मौजूद है आपके पास, परमाणु एजेंसियों के पास, खनन विभाग के पास, और उसमें क्या जो साइंटिफिक उसकी रिपोर्टें सारी मौजूद हैं। उस समय थोरियम का क्या रेट था इंटरनेशनल, क्या भारत का रेट था, सारे तथ्य बिल्कुल थाली में सजे हुए हैं। और उसको इस चुनाव में बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से। और इसीलिए जब वो चर्चा होती है कि जब आप देखिए, जब इस बात को लेकर के चर्चा होती है कि एक देश जो हिंद महासागर में पड़ा हुआ है, उसने जब भ्रिकुटी तानी तो प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ गए और अपने लक्षद्वीप पे जाकर के एक तस्वीर खिंचवा ली तो सब पासा पलट गया। लेकिन इसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री अपने ससुराल वाले को भारत का एक जलपोत खुलेआम छूट देते हैं अय्याशी करने के लिए। और ये लोग जब नैतिकता की बातें कर लगते हैं, ये लोग जब कहते हैं कि चुनाव के बाद क्या होगा, तो एक तस्वीर और है जिसपे आपकी चर्चा की जरूरत है। इस द्वीप 1 रुपए में बेच डाला एक द्वीप। मतलब देश ऐसी सरकार चुनता था जो अपने ही देश को नोच रही थी। ये पंजाब केसरी की खबर है, बता दूं, पंजाब केसरी की छपी थी है। और बाकी और इसके ऊपर जो अंडमान निकोबार के जो सांसद थे, उन्होंने लोकसभा के अंदर वो अंग्रेजी खबर भी मैंने उसको डाला नहीं है, उन्होंने बाकायदे संसद के अंदर ये उठाया था इसको, और उन्होंने मांग की थी कि इस सौदे को रद्द किया जाए। जो लोग अंडमान निकोबार घूम के आए होंगे, वाइजर द्वीप था, उसको ये जो बताता है ना मणिपुर से मुंबई टहल के कि मोदी रेल बेचे दे रहा है, मोदी जहाज बेचे दे रहा है, मोदी फलाना बेचे दे रहा है, मोदी ढिकाना बेचे दे रहा है, ये तो बाकायदे इसका मुंह काला किया था। और मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, अंडमान निकोबार के जो सांसद थे, उन्होंने तो मांग की थी, मतलब ये बेच चुके थे इन्होंने मलेशिया की एक मुसलमान कंपनी को 1 लाख रुपए में, एक रुपए में पूरा द्वीप दे डाला था कांग्रेस ने। ये खबर दर्शक पढ़ लेंगे इसको। और बाईलाइन है मनीष जी, आपको बाईलाइन ब्यूरो चीफ लिखा हुआ है राकेश कपूर, उनकी खबर थी, पंजाब केसरी में छपी थी। तो इन कांग्रेसियों का मुंह इतना काला है कि अभी मैंने बताया कि जो सरकारी दर थी उस दर से थोरियम की जो चोरी हुई वो 48 लाख करोड़ की हुई, और जिस दर से अमेरिका इंटरनेशनल बाजार में थोरियम को बेचता था, उस दर से अगर आप बात करिए तो 242 लाख करोड़, जरा खत्म हो जाएगी, बोल नहीं पाएंगे, हम लोग लिख नहीं पाएंगे। तो वो चोरी और जो हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दिया, पूरा इन्होंने द्वीप बेच दिया मलेशिया की एक मुसलमान कंपनी को। इनको बहुत मजा आती ना, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ईसाई कौन है, तो इनको जरूर ये बताना चाहिए कि तुमने एक मुसलमान कंपनी को वो एक हिंदू द्वीप तुमने बेच दिया 1 रुपए में बेचा था। और वो संसद के अंदर वो सवाल उठा था और मांग हुई थी कि इसको रद्द करो। क्यों बेचा था? ये राहुल गांधी से जो अडानी अंबानी इसको दौरे पड़ते हैं, ये जरा बताए कि दौरे तो इसको अब पड़ रहे हैं, तब दौरा क्यों नहीं पड़ा था राहुल गांधी को, जब ये 1 रुपए में द्वीप बेचा गया था और 242 लाख करोड़ का थोरियम हमारे बेच के हमारे दुश्मन चीन के पास पहुंचाया था। और ये पागलपन इनकी ये है कि आज 370 के लिए आज देख रहा था अमित शाह ने जम करके इस पर चर्चा की कि ये जो काठ का घोड़ा है, अच्छा किया राहुल गांधी ने गंदगी नाक की पोंछ करके बताया कि औकात क्या है। ये कह रहा है कि 370 की चर्चा देश के दूसरे हिस्से में क्यों कर रहे हैं, और वो भी 370 को एक जगह 371 बार बार बता रहा है कि 371 क्या है। मतलब कश्मीर 370 हटाए जाने से पूरे देश में जश्न है। कांग्रेस इस देश की के जो भाव हैं उसी को समझ नहीं पा रही है कि 370 हटने से पूरा देश कितना खुश है।
और ये कह रहे कि कश्मीर के बाहर इसकी चर्चा की क्या जरूरत है। ये आज तक नहीं समझ पाए कि ए.के. एंटनी ने रिपोर्ट में दिया कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस हारी क्यों। इसकी वजह थी मुस्लिम तुष्टीकरण, और ये हम और आप नहीं कह रहे, ए.के. एंटनी ने कहा मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं के खिलाफ नफरत। वो सिलसिला आज भी जारी है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये मुस्लिम लीग बनती जा रही है। क्या इस कांग्रेस से कुछ उम्मीद की भी जा सकती है कि ये विपक्ष लायक भी नहीं रह पाएगी सर? अब तक भी तो लीडर अपोजिशन की औकात इसकी है नहीं, एहसान पर लीडर अपोजिशन है और तब भी पागलपन है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष नामक चीज खत्म हो जाएगी इस चुनाव में, जिस स्तर पर कांग्रेस जा रही है अपनी गलतियों से बिना कोई सीख लिए हुए? विपक्ष नामक चीज खत्म नहीं हो जाएगी प्रधानमंत्री जी, विपक्ष तो खत्म हो गया। कहाँ कहीं आपको विपक्ष नजर आ रहा है? वो तो क्योंकि शक्ति जो कभी शून्य नहीं होती, तो इस वजह से चेहरे हैं तो उनकी बात हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर सकता हूँ, समाजवादी पार्टी कहीं विपक्ष है, क्योंकि वो प्रतीकार तो कोई और नहीं, तो उसकी गिनती हो रही है, गिनती गिनाने के लिए विपक्ष है। विपक्ष कहीं है ही नहीं, अभी नहीं है। और जिस समय 400 का वो पहाड़ टूटेगा इनके ऊपर तो बिल्कुल क्रश हो जाएंगे। खाली वो अखबारों में छपने के लिए, विज्ञप्तियां छपवाने के लिए वो वहीं तक रहेंगे, वहीं तक रहेगी। सर जाते जाते लोग कह रहे हैं ये चड्डा के बारे में कहा जा रहा है कि चड्डा किसी और चीज में फंस के अब चड्डा का आना मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ संजय सिंह का जो उतावलापन है आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि उसने पूरी तरह से खेल खेल करके उसने मिसेस केजरीवाल को लड़ाई से बाहर कर दिया, चर्चा से बाहर कर दिया है। क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आपस में ही सिरपुटौल है कि केजरी तो बाहर आएगा नहीं, तो बस अब जो आप कहते हैं जूते में दाल, तो पार्टी के अंदर भी जूते में दाल बटने की कंडीशन आ गए हैं? नहीं मनीष जी, वो जो भी सोच रहे हैं वो लोग गलत सोच रहे हैं। ये एक सीमा तक, ये बताया ना, ये बैल टाइप का आदमी है, इसके बुद्धि नहीं है, ये बुद्धिमान कतई नहीं है। इसकी मैंने उस दिन भी कहा था जब इसके जमानत नहीं हुई थी, ये न्यूसेंस वैल्यू इसकी है। और जो एक बड़ा ये गणित चल रहा है, लोग बता रहे हैं कि वो इसीलिए इसकी जमानत करा दी गई क्योंकि ये आगे सुनीता केजरीवाल को बड़ी चेतावनी दे देगा। तो सच ये है कि इसके साथ एक भी आदमी नहीं जाएगा आम आदमी पार्टी का। अगर ये अलग हटके डेढ़ चावल पकाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले तो वो जो पंजाब में बैठा है भगवंत मान, वो इसको मतलब क्या कहूँ, उसको नाखून बराबर नहीं समझता होगा। ये न्यूसेंस वैल्यू इसकी है कि बवाल करने की। और सुनीता केजरीवाल को छोड़कर आम आदमी पार्टी का कोई नेता इसके पीछे चले जाएंगे, तो अगर ये भाजपा की तरफ से कोई रणनीति तहत किया गया है तो उन रणनीति बनाने वालों की बुद्धि पे मुझे तरस आ रहा है। नाई रे नाई कितने बाल सामने आ जाएंगे। और वैसे जो लोग बता रहे हैं तो अभी जरा रुक जाइए, ये पार्टी नहीं, ये गिरोह है और इस गिरोह का सरगना केजरीवाल ही है। ये तो पार्टी थोड़ी कि यार नेता अपने अपने मन के, ये गिरोह उन गुर्गों को मालूम है कि बिकाऊ चेहरा, चाहे जैसा कहिए बिकाऊ चेहरा, मार्केट में बिकने वाला चेहरा तो केजरीवाल का है। इस बैल के नाम पे कौन वोट देगा? बैल के नाम पे वहां दिल्ली में एक वार्ड का अध्यक्ष चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये बैल बवाल करने के लिए है, बवाल के जुझा दो। और मेरे ख्याल से इसका माहौल बना के ये फिर अंदर जाएगा, क्योंकि मनीष जी जिस दिन से बाहर आया है उस दिन से ये लगातार जिन शर्तों पे इसको जमानत मिली है, ये उन जमानत को उन सारी शर्तों को रौंद रहा है, उनके चिथड़े उड़ा रहा है, उनकी धज्जी उड़ा रहा है। अब यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की नींद कब खुलेगी इसकी इस नंगाई पे, क्योंकि वो जिन शर्तों पे इसको जमानत मिली है उन शर्तों की तो चौराहे पर खड़े होकर चिथड़े उड़ा रहा है। अब ऊपर बैठे हैं, उनकी नींद कब खुलती है देखें। ये कमाल की बात है, इसीलिए कि आप जो छेड़ दिया यदि मनीष सिसोदिया कह रहा है कि कोई शर्त हमसे लिखवा लीजिए, हम सब शर्त मौजूद है, हमें जमानत दे दीजिए। आज फिर उसको उठा करके 14 दिन की हिरासत में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार याचिका से लेकर क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज कर दिया। मैं कई बार कह चुका हूं कि जमानत में क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो जाए, ये मैंने पूरी कभी सुना नहीं था। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सिसोदिया कह रहा है कि कोई भी शर्त मानने को तैयार। इसके ऊपर एक शर्त लोअर कोर्ट ने नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, उल जुलूल बयानबाजी इस पे नहीं करोगे। फिर भी ये सिर्फ इसकी बैल बुद्धि है या किसी षड्यंत्र का शिकार? मतलब कोई समझदार आदमी तो इस तरह की हरकत करेगा नहीं। मनीष जी, पहले ये ज्यादा जरूरी तो जवाब दे दूं। जो चटर्जी जी कह रहे हैं कि आज मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने थोरियम घोटाले का जिक्र किया विस्तार से, तो मैं बता दूं कि थोरियम घोटाला को ऐसा नहीं बड़ा खोज के लाया गया। ये बहुत चर्चा हुई थी, पूरा देश में चर्चा हुई थी, लेकिन एक साजिश के तहत इस पर पर्दा डाल दिया गया। तो आज हम लोगों ने कांग्रेसी कुकर्म पे जो धूल जम गई थी उस धूल को केवल साफ किया है। और जो अब ऋतिक जी कह रहे हैं, आपने जो दर्शक हैं, कि एक बार फिर पूरे देश में इसकी चर्चा हो, इसको ज्यादा से ज्यादा इस घोटाले का जो है इसका जिक्र आप करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग जाने की कैसी जघन्य लूट कांग्रेस किया करती थी। बिल्कुल, ताकि कोई अतीत नहीं भूल जाए कांग्रेस का कि कांग्रेस ने इस देश के साथ कितना अत्याचार किया है। हाँ, क्या नहीं, थोरियम घोटाला में रह करके। हाँ, ये थोरियम घोटाला वो जो अभी मनीष जी के दिखाया कि वो 1 रुपए में द्वीप पूरा बेच डाला, और ये बताते हैं कि अडानी अंबानी को नरेंद्र मोदी रेल बेच दे रहा है। तो सोच लीजिए ये कैसा चोर मचाए शोर का एक बड़ा बेहतरीन उदाहरण ये कांग्रेस है।
बिल्कुल। और सवाल ये था सर जाते जाते कि क्या संजय सिंह जानबूझकर हरकतें कर रहा है, इसकी हाँ। या फिर इसकी बैल बुद्धि है, क्योंकि समझदार आदमी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जमानत के लिए देखिए सिसोदिया गिरा रहा है कि हम कोई भी शर्त ले लो, कोई भी शर्त ले लो, और फिर भी उसको जमानत नहीं मिल रही है। वो 1.5 साल से जेल में बंद है और सबसे आखिर में जेल गया, इसको सर मास्टरमाइंड बताया गया, ये बाहर आ गया इतनी कठोर शर्त के बाद, तो इसके बाद भी ये बदतमीजी कर रहा है। तो क्या ये इसकी बैल बुद्धि है या कुछ षड्यंत्र है? नहीं नहीं मनीष जी, ये बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि है, ये बौरा गया। ये मैंने कहा ये कतई राजनीतिक आदमी नहीं है, बुद्धिमान तो ये कतई नहीं है। ये केवल इसकी एक ही, मैं शुरू से इसको देख रहा हूँ कि केजरीवाल ने एक सांड पाल रखा है कि जब कोई ज्यादा हो तो सांड दौड़ा दो भीड़ में, तो वो काम है इसका। जैसे राज्यसभा में इसने उत्पात करना शुरू किया तो सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया, सस्पेंड हुआ, गाली गलौज करना, अभद्रता करना, इसको एक लठैत रखा जाता है। तो केजरीवाल का बॉडीगार्ड कह लीजिए, लठैत कह लीजिए, चौकीदार कह लीजिए, आपने देखा नहीं जेल से छूट कर आया था तो कैसी श्रद्धा से इसने सुनीता केजरीवाल के पैर छुए थे। अपनी माता जी के इतने पैर श्रद्धा से इसने पैर नहीं छुए होंगे जितनी श्रद्धा से इसने सुनीता केजरीवाल के पैर छुए थे। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये बड़ी चर्चा है कि बड़ी रणनीति के तहत इसको छोड़ा गया और ये पूरा तख्ता पलट कर देगा। तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आ रहा है। मेरा वीडियो संभाल कर रख लीजिएगा। केजरीवाल ने एक से एक सातिर, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, वो आशुतोष जो झूठ की दुकान खोले, उनको तो उसने चुटकियों में निपटाया, ऐसा निपटाया कि पता नहीं चला उनका। वो थोड़ा बहुत गाने बजाने वाला कुमार विश्वास तो थोड़ा बहुत चर्चा में आता रहता है, गवैया बढ़िया है, गाता बजाता है, तो उसका कहीं कहीं उसको कुछ चैनल वाले या कुछ यूट्यूब वाले पूछ लेते हैं। बाकी वो जो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आशुतोष, इनको टके के भाव नहीं पूछ रहा कोई। तो केजरीवाल ने निचोड़ के ऐसे बहा दिया। ये तो बैल है, इसको निपटाने में तो केजरीवाल को सबसे कम समय लगेगा। तो ये वो भी अपनी औकात अच्छे से जानता है। तो अगर ये रणनीति है तो रणनीति बनाने वाली बुद्धियों को मुझे तरस है। और 6 महीने बाद हम लोग बात करेंगे, ये वीडियो में भी तारीख याद रखूंगा। बिल्कुल। और इसलिए भी जरूर एक सही बात है, जिस शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे घाघ लोगों को, जो सुप्रीम कोर्ट को नचाता है सिक्के के बल पे, उस प्रशांत भूषण को, उसके सामने इसकी क्या औकात है। तो देखिए किस तरह से इसका इस्तेमाल। और ऐसे ऐसे लोग राज्यसभा इसीलिए उसने भेजे, दो गुप्ता को भेज दिए, तो इसके बाद इस लठैत को भेजा जो राज्यसभा के टेबल पे चढ़ गया, और जब जेल से बाहर आया तब भी एक टेबल पे चढ़ गया। उसके लिए उस टेबल की इतनी, तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि इस बैल बुद्धि है और घसीट करके फिर सुप्रीम कोर्ट जिसे अंदर वही कह रहा मनीष, जो ये सपना देख रहा है कि संजय सिंह उसको केजरीवाल का तख्ता पलट देगा, सुनीता केजरीवाल को हिला देगा, तो वो खुली आंखों से दिन में सपने देख रहा है। बस वो बहुत शातिर आदमी है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। ये सब उसके हाथ पांव दबावे, उतना इनका काम है, बस उससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है केजरीवाल के सामने। बिल्कुल। और इसलिए भी कि जो केजरीवाल देखिए जेल ईडी के सामने तो राहुल गांधी भी गया, सोनिया गांधी भी गई, लेकिन जैसा नैरेटिव इसने बनाया नंगापन का, हाँ। कि हम इसीलिए हमें अरेस्ट किया जा रहा है कि चुनाव का समय आ रहा है, तो ये नैरेटिव गढ़ने का खतरनाक खिलाड़ी है। और सबसे मनीष जी जो मूल तत्व बता दूं कि केजरीवाल भी कुछ नहीं, केजरीवाल माने जीरो। आप ये खेल समझिए, कोई केजरीवाल अपने बल पर है आज जहां है। वो केजरीवाल के पीछे इंटरनेशनल ताकतें लगी हुई हैं, तो उन्होंने उन ताकतों ने केजरीवाल पर इन्वेस्ट ही इसलिए किया क्योंकि उनको मालूम था कि शातिर आदमी है, ये इस पूरे खेल को बड़े ढंग से खेल लेगा। वो इंटरनेशनल ताकतें इतनी मूर्ख नहीं होती कि वो संजय बैल पे लगा देगी अपनी सारा इन्वेस्टमेंट, वो इसको किनारे करेगी। अगर उनको केजरीवाल की जगह किसी और को चुनना है तो वो कोई नया चेहरा ढूंढ के लाएंगी। शातिर वो बैलों पे पैसा नहीं लगाती। वो जो बैठे हैं उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने वाले बड़े ठीक ठाक लोग होते हैं, तो बैल को नहीं अब पालेंगे वो, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। बिल्कुल। और हम लोग इसीलिए पूरा विश्लेषण इसलिए कह रहे हैं कि 24 के चुनाव से पहले आपको भी नेशन हित में, और सतीश जी इतनी पुरानी खबर, कई लोग कहेंगे 2014 की खबर सतीश जी दिखाएंगे, मैं जानता हूं कुछ लोग कमेंट्स में भी लिखेंगे, लेकिन इसके मायने को समझिए और नैरेटिव के साथ कैसा खेल केजरी शातिराना खेल रहा है। इसीलिए इन तमाम चीजों को याद करने की जरूरत है। और क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक कांग्रेस, ये कांग्रेस मतलब ये आजादी वाली कांग्रेस नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज भी इस देश का एक बड़ा वर्ग मानता है कि कांग्रेस ने तो आजादी दिलाई थी। इसीलिए प्रधानमंत्री उन लोगों को भी समझाते हैं, क्योंकि 400 पार वोट की सीट के लिए जिन्होंने कांग्रेस को आज भी ये माना है कि आजादी दिलाने वाली पार्टी है, सतीश जी ने कांग्रेस के उसी सच को बताने की कोशिश की है। इसीलिए उस हिस्से को भी संभाल कर रखिए, इसे ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। तो दोस्तों, विश्लेषण आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, मेरे इस तरह कंटेंट आपको पसंद आते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर रखा आपने अपनी मेहरबानी से तो मैं आपके अंदर के देवता को प्रणाम करता हूँ। चाहे सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर रखा है
तो वीडियो को लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे, और मेरे को कमेंट ज़रूर दें। कमेंट देने वालों को मैं स्पेशली 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद जो कमेंट्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उनके लिए मैं हर महीने एक गिफ्ट की योजना लेकर आऊँगा। मेरी आदत है, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं करता हूँ। और साल में 5000 के गिफ्ट आप कैसे ले सकते हैं, 5000 के बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, वो भी मैं स्कीम लाऊंगा। मेरे बस 1K हो जाएं सब्सक्राइबर। दुनिया तो 10,000 1 लाख की बात करती है, मैं उतनी बड़ी बात नहीं करता। 1K होने पे एक तो मैंने iPhone 15 लेना है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 80,000 की लगभग, और जो डिस्काउंट मिलेगा वो तो बता ही दूंगा मैं। बाकी मैंने NIA अगर इंक्वायरी करती है अरविंद केजरीवाल की तो 1100 के लड्डू बोले हुए। उसके अलावा मेरे 1K के सब्सक्राइबर जो हैं वो जो बनेंगे और जो मुझे कमेंट करेंगे, साल में 365 कमेंट, तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको साल के 5000 तक के बेनिफिट दूं। कैश नहीं दूंगा, इंश्योरेंस में दूंगा, आँखों के चेकअप में दूंगा, दांतों के चेकअप में दूंगा, खाने वगैरह में दे दूंगा, अमेजन के गिफ्ट वोचर दे दूंगा, पेटीएम का वो दे दूंगा। लेकिन मेरे से कोई ये ना कहे कि मेरे को कैश दे दो, मैं कैश वाली बात नहीं है। मैं गिफ्ट भेज दूंगा या मैं कोई इनाम दे दूंगा, मगर वो शर्त वही रहेगी, साल के 365 मैसेज मुझे चाहिए, उनके 365 मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए और कुछ नहीं। सब्सक्राइबर रहेगा तो साल भर में 5000 के मेरे से वो गिफ्ट ले जाए, बेनिफिट ले जाए, वो उसकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू।